हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में और मैं हूं अरविंद यादव। कैसे हैं आप लोग? आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छी आपकी तैयारी चल रही होगी। आपने अपनी तैयारी स्टार्ट कर दी होगी। खासकर उन छात्रों ने जिनने नोट्स प्राप्त कर लिए हैं वो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और उनसे बार बार यही कहेंगे कि नोट्स के साथ साथ हम जो चीज़ें आपको यूट्यूब पे डालेंगे उन चीज़ों को भी आप लोग देखते रहें, जिससे आपकी कुछ प्रैक्टिस भी हो जाएगी और कुछ क्वेश्चन जो आपको आईएमपी मिल जाएंगे। ठीक है ना? तो आप लोग ज़रूर हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी वीडियो आती है उनको ज़रूर देखा करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है? जो छात्र और तैयारी करना चाहते हैं वो लग जाएं। समय आपके पास 2 से 3 महीने आपके पास है, तो उसका अच्छे से उपयोग करें और अच्छे से पढ़ें। सिलेक्शन लेना अनिवार्य है, साल खराब होने से बचाना है, तो छात्र लग जाइए, मेहनत करिए जी तोड़ और सफलता प्राप्त करिए। ठीक है ना? तो आज के लिए मैं आपको बता दूं, एमपीपीटी के अति महत्वपूर्ण प्रश्न एमपीपीटी के मैं लेकर हाजिर हूं। बच्चों, आपके एग्जाम के पर्पज़ से ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे हैं। बस आप वीडियो को अंत तक देखिएगा और कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं उनको आप लोग देख सकते हैं। ठीक है ना? तो आज हम लेके आए एमसीक्यू क्वेश्चन है। एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है, कुछ बीच बीच में आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। बाद में आपको बताते चलूँगा कि ये इंपॉर्टेंट है, यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है ना? चलिए, तो ज़्यादा समय खराब नहीं करेंगे और हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। प्रश्न बच्चों, नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग बात करेंगे भारतीय मृदा कुल कितने भागों में बांटा गया है। तो भारतीय मृदा का जो भागों की बात कर रहे हैं वो बांटा गया है आपके 6 भागों में। अगर बच्चों ऑर्डर की बात करें तो कितने गण होते हैं, ध्यान रखना, मृदा के 12 गण होते हैं। ठीक है ना? ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कहवा, रबर, काजू तथा सिनकोना की बागानी कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। तो बच्चों, जो बागानी फसलें होती हैं, जैसे हम बात कर रहे हैं कहवा यानी चाय की, चाय कहते हैं इसको, कहवा को चाय बोला जाता है, रबर और काजू, ये जो आपकी फसलें हैं इनके लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है। कौन सी मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी सबसे बेस्ट रहती है। भारत के सर्वाधिक भाग पर किस मिट्टी का विस्तार है। बच्चों, सर्वाधिक भाग पर जो मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी। इसको हम इंग्लिश में एलुवियल सॉइल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एलुवियल सॉइल भी इसको कहा जाता है। और ये बच्चों टोटल हम बात करें तो इसका जो क्षेत्रफल है वो लगभग आपका 45 मिलियन के हेक्टेयर के बराबर है। कितना है? लगभग 45 मिलियन हेक्टेयर। ठीक है ना? टोटल इंडिया में है। ठीक है। पौधे किस जल को अपनी जैविक गतिविधियों में उपयोग में लाते हैं। बच्चों, आपको मैंने बताया है कि जो जल होता है वो 3 प्रकार का होता है। जैसे गुरुत्वीय जल होता है आपका, और आपका आर्द्रता ग्राही जल होता है, और तीसरा जो जल होता है वो होता है केशिका जल। इसको हम कैपिलरी वाटर भी कहते हैं। कैपिलरी जो वाटर होता है ना, यही पौधे अपने आप में इसको अवशोषित कर पाते हैं। बाकी जो गुरुत्वीय जल और आर्द्रता ग्राही जल होता है ना, उसको वह अपने अंदर नहीं ले पाते, उसका यूज नहीं कर पाते हैं। लवणीय तथा क्षारीय मृदा में कौन से फल उगाए जा सकते हैं। बच्चों, जो एल्कलीन और आपकी कौन सी मृदा होती है, एल्कलीन जो सॉइल होती है और सैलाइन सॉइल होती है ना, उसमें हम अमरूद, आंवला, जामुन को उगा सकते हैं। और इसमें एक और जोड़ लीजिए, आप बेर को भी इसमें उगा सकते हैं। किसको? बेर को भी आप उगा सकते हैं। ठीक है। चलिए, पौधों की वृद्धि के लिए मृदा का पीएच मान कितना होना चाहिए। बच्चों, अच्छी प्रकार से वृद्धि के लिए जो मिट्टी का पीएच मान है वो 6 से 7.5 के मध्य हो। कितना होना चाहिए? 6 से 7.5 के मध्य होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोग याद रखेंगे। आगे हम बात करते हैं किसी पौधे की रचना में सर्वाधिक योगदान किस तत्व का होता है। तो किसी भी पौधे की जो रचना है वो आप लोग याद रखना, उसमें सबसे ज़्यादा किसका होता है? कार्बन का होता है। ठीक है ना? किसका होता है? कार्बन का। ये आपको याद रहे। वैसे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे कि कोई भी पौधा है उसमें CHO, कौन कौन? CH और O, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, टोटल जो पौधे का भाग बना होता है वो 90% से ऊपर मिलकर बना होता है। मतलब कोई भी पौधा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितना परसेंट? 90% से भी ऊपर होता है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अम्लीय मृदा में सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों, जो आपकी एसिडिक सॉइल होती है उसको सुधारने के लिए हम लोग चूना पत्थर व आपका जो बिना बुझा चूना है उसका प्रयोग करते हैं। ध्यान रखें आप लोग। अम्लीय मृदा के साथ मैं आपको बता देता हूं कि जो क्षारीय मृदा होती है आपकी,
क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? जिप्सम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ध्यान रखें, हम लोग जिप्सम का उपयोग करते हैं आपकी अम्लीय मृदा क्षारीय मृदा को सुधारने के लिए, जबकि अम्लीय मृदा को सुधारने के लिए चूना का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका फलों को शीघ्र पकाने में किस तत्व की भूमिका महत्वपूर्ण होती है? फलों को अगर आपको जल्दी पकाना है तो ध्यान रखें, उसके लिए जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला तत्व है वो है आपका फास्फोरस। कौन सा है आपका? फास्फोरस। इससे हमारे फल बहुत जल्दी पक जाते हैं। यूरिया किस प्रकार का अपशिष्ट प्रभाव मृदा में डालता है? हम लोग अगर यूरिया का प्रयोग हमारी फसल में करते हैं तो यूरिया का जो इफेक्ट होता है ना, वो हमारी फसलों पर कैसा होता है? अम्लीय होता है। मतलब ये हमेशा ये पीएच को कम करता है, इसलिए उसका क्या होता है, जो इफेक्ट होता है वो अम्लीय होता है। आपको पता है यूरिया में कितने परसेंट? 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। कितने प्रतिशत? 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। बच्चों नेक्स्ट है, पौधों में वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन के लिए कौन सा पोषक तत्व कारगर होता है? पौधों में वृद्धि और प्रोटीन के निर्माण के लिए ध्यान रखना, जो आपका नाइट्रोजन है ये आपका पोषक तत्व कारगर होता है। ठीक है ना, ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपके प्रश्नों की ओर। नेक्स्ट है बच्चों, प्रोटीन एवं तेल के निर्माण में सहायक तत्व कौन सा है? तो ध्यान रखें, तेल की यहाँ पर बात आई है तो विशेष याद रखना बच्चों, तेल निर्माण में सल्फर, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी आपकी ऑयल सीड क्रॉप्स होती हैं उसमें आपका क्या होना जरूरी है? सल्फर होना जरूरी है। ठीक है। दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन सा तत्व पोषक तत्व सहायक होता है? तो दलहनी फसलों में ध्यान रखें आप लोग, जो पोषक तत्व हेल्प करता है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण, आपको पता है कि वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, आपको ये जानकारी होगी। उसमें हमारे जो दलहनी फसलें होती हैं, दलहनी फसलों की जड़ों में राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है, जो वायुमंडल से नाइट्रोजन का क्या करता है? स्थिरीकरण करता है। ठीक है ना। नेक्स्ट है, मृदा से नाइट्रेट का लुप्त होना क्या कहलाता है? मृदा से क्या हो जाती है? नाइट्रेट आपकी लुप्त हो जाती है, तो उस क्रिया को हम लोग विनाइट्रीकरण कहते हैं। धान की फसल में किस उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो सब लोग जानते हैं धान की फसल में जो अगर उर्वरक नहीं, यहाँ पे जैव उर्वरक होना चाहिए, क्योंकि आंसर में आपने जैव उर्वरक लिखा है। ठीक है ना, ये ध्यान रखें। ये नीलहरे शैवाल और एजोला, ये दोनों आपके बायो फर्टिलाइजर हैं। ये दोनों बायो फर्टिलाइजर का प्रयोग धान की फसल में किया जाता है। किस प्रकार की मृदा अपरदन को किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है? वो है परत अपरदन, जिसमें पोषक तत्वों की अधिकतम हानि होती है। बच्चों आपको मैं बताता हूँ, मृदा अपरदन जो होता है इसको इंग्लिश में सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन में क्या होता है कि जो मिट्टी होती है वो पानी के द्वारा बह जाती है, पानी द्वारा बह जाती है, तो उसमें कई स्टेज होती हैं। जैसे एक स्टेज का नाम दे रखा है इन्होंने परत इरोजन। परत इरोजन जो होती है ना, इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं, इसलिए उसे किसान की मौत की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा किसान को यहीं से नुकसान होता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है, केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो याद रखें, केंद्रीय मृदा बोर्ड संरक्षण की स्थापना 1953 में की गई थी। कब की गई थी? 1953 में। नेक्स्ट है बच्चों, दलहनी फसलों के उत्पादन हेतु कौन सा तत्व सर्वाधिक आवश्यक है? तो दलहनी फसलों के उत्पादन के लिए जो सर्वाधिक आवश्यक पोषक तत्व है वो है आपका कोबाल्ट। कौन सा? कोबाल्ट। भारतीय मृदा में जिस तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है जिंक। बच्चों हमारी जो मिट्टी है, मिट्टियों में किसकी कमी पाई जाती है? जिंक की। दूसरा नंबर किसका आता है? ध्यान रखें, नाइट्रोजन का। क्लियर। लैग हीमोग्लोबिन पाई जाती है लेग्यूम ग्रंथियों में। बच्चों लैग हीमोग्लोबिन आपको पता होना चाहिए कि जो दलहनी फसलें हैं इनकी जड़ों में यानी जो गुलाबी आपकी गांठें पाई जाती हैं, इसमें आपका गुलाबी आंखें रहती हैं किसके कारण? हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है ना। और इसमें कौन सा जीवाणु पाया जाता है? मैंने आपको बता दिया है, राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है, जो कि वायुमंडल से क्या करता है? नाइट्रोजन को फिक्स करता है। नेक्स्ट है आपका, भारत में भेड़ों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है कहाँ पर? राजस्थान में सबसे ज़्यादा भेड़ें पाई जाती हैं, और ऊँट भी सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? वो भी आपके राजस्थान में पाए जाते हैं। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली प्रजाति मैरिनो है। जी हाँ बच्चों, मैरिनो एक ऐसी नस्ल है जिसकी ऊन सबसे बेस्ट मानी जाती है, जो कि स्पेन की है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान आपका कहाँ पर स्थित है? ध्यान रखें, ये हिसार में स्थित है। हिसार कहाँ पर है? हरियाणा में। शहतूश नामक
गर्म ऊनी साल किसके बालों से निर्मित की जाती है? ध्यान रखें, एंटीलोप या चिरू के बालों से। ये आपकी एक भेड़ की नस्ल है, ये आपकी विदेशी नस्ल है, इससे शहतूश नामक, इसको याद रखें। गर्म ऊनी आपकी साल इससे बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ध्यान रखें, केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर, टोंक, राजस्थान में ये स्थित है। नेक्स्ट बच्चों, बकरी के ऊन के लिए उनके लिए प्रसिद्ध प्रजाति कौन सी है? तो बकरी की ऊन के लिए जो प्रसिद्ध प्रजाति है वो पश्मीना बकरी है। ये आपकी पश्मीना कश्मीर में पाई जाने वाली नस्ल है, ध्यान रखें आप लोग, ये आपकी कश्मीर में पाई जाती है। इसके बालों के नीचे पतले पतले थोड़े रोए पाए जाते हैं, जिनको हम पश्मीना कहते हैं। ध्यान रखें इस बात को, पतले पतले रोए होते हैं जिनसे आपकी विशिष्ट प्रकार की ऊन प्राप्त होती है। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त की जाती है? तो अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त की जाती है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में स्थित है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बीकानेर, राजस्थान में स्थित है। संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो व्हाइट लेघोर्न है, जो कि संसार में सबसे अधिक अंडा देने वाली मुर्गी की नस्ल है। प्राकृतिक रेशम के उत्पादन में कौन सा देश अग्रणी है? ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा और सबसे प्राकृतिक रेशम चीन करता है और दूसरा आपका स्थान आता है भारत का। रेशम उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए केंद्रीय रेशम बोर्ड की स्थापना कब की गई? तो याद रखें 1949 में। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखें नामकुम, रांची, जो कि आपका 1925 में इसको स्थापित रखा गया। लेकिन आपको ध्यान रखें लाख अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? रांची, झारखंड में। बढ़ते हैं आगे हम, दूध के स्रावण के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? बच्चों, दूध जब निकलता है तो आपको पता है कौन सा आपका हार्मोन काम करता है, वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है आपका? ध्यान रखें, ऑक्सीटोसिन आपका जो हार्मोन है जो दूध के स्रावण के समय निकलता है, इसी से दूध निकलता है, ध्यान रखें। दूध परिरक्षण में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? तो ध्यान रखें, दूध प्रिजर्वेशन में बेंजोइक एसिड जो होता है ना, इसका उपयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का उपयोग किया जाता है। दूध का फटना या खराब होना किस जीवाणु की उपस्थिति से होता है? बच्चों, दूध का फटना या खराब होना लैक्टोबैसिलस जो लैक्टिस जीवाणु होता है, ये दूध को खराब कर देता है। ध्यान रखें विशेष आप लोग कि दूध को जो खराब करने वाला जीवाणु है आपका लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। दूध अथवा घी का पीला रंग आपने देखा होगा, दूध अथवा जो पीला रंग होता है दूध का, तो वो क्यों होता है? क्योंकि उसमें पाया जाता है कैरोटीन। क्या पाया जाता है? कैरोटीन। कैरोटीन के कारण दूध जो होता है उसका रंग पीला होता है। दूध की एक यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ, दूध सफ़ेद होता है ना, दूध देखा होगा सफ़ेद, वो आगे आ रहा है प्रश्न। दूध का मिठास का कारण क्या है? लैक्टोज। दूध मीठा लगता है हमको, क्यों? क्योंकि उसमें पाया जाता है लैक्टोज। बहुत अच्छे प्रश्न चल रहे हैं यहाँ पर। किस पदार्थ की उपस्थिति से दूध का रंग सफ़ेद होता है? ध्यान रखें, उसमें केसीन नामक प्रोटीन रहती है। 3 तरह की प्रोटीन पाई जाती हैं, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और केसीन। केसीन सबसे ज़्यादा रहती है, 80% केसीन पाई जाती है, ध्यान रखें दूध में, और उसी के कारण दूध क्या होता है? ध्यान रखें, सफ़ेद होता है। मछली, बकरी का मांस, दूध व अंडा में किस जैविक मूल्य सर्वाधिक होता है? तो ध्यान रखें सबसे ज़्यादा जैविक मूल्य होता है आपका अंडा में। किसमें होता है? अंडा में सबसे ज़्यादा जैविक मूल्य पाया जाता है। भारत के समग्र कृषि निर्यात में किसका योगदान सर्वाधिक है? तो याद रखें समुद्री उत्पाद का, यानी मछली मिलती है वहाँ से। और धान का खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो इस प्रश्न को सब जानते हैं, धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से होता है। आम के गुच्छा रोग का कारण क्या है बच्चों? आम का गुच्छा रोग जो होता है वो किसके कारण होता है बताइए आप लोग? उसका कारण है वायरस के कारण। इसको बंची टॉप बोलते हैं, ध्यान रखें इंग्लिश में गुच्छा रोग को बंची टॉप बोला जाता है। और बंची टॉप जो बीमारी है आपकी किसके कारण होती है? ये ध्यान रखें आप लोग, ये बीमारी आपकी वायरस के कारण होती है। अरहर का बंजा रोग, इसको बांझपन बोलते हैं, किसके कारण होता है बच्चों? अरहर का बांझपन रोग विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? वायरस के ही होता है। रानीखेत बीमारी का प्रमुख कारण वायरस है जो प्रभावित करता है किसको? रानीखेत बीमारी मुर्गियों में होती है। रानीखेत बीमारी की खोज की बात करें सन 1928 में की गई थी आपकी। कब की गई थी? 1928 में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? उत्तराखंड, रानीखेत नामक स्थान पर, इसलिए इसका नाम रानीखेत पड़ा। ध्यान रखें इस बात को। राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय पौध संरक्षण प्रशिक्षण संस्थान आपका हैदराबाद में स्थित है।
राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सब लोग जानते हैं, राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज लेबोरेटरी कहाँ स्थित है? तो ये आपकी भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र, इसको IARI के नाम से जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट IARI, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जो कि नई दिल्ली में आपका स्थित है। एक बात बता देता हूं, राष्ट्रीय समेकित कीट प्रबंधन अनुसंधान केंद्र ये आपका इंस्टीट्यूट है जो कि नई दिल्ली में स्थित है और ये IRI के अंतर्गत आता है, ये है इसका मतलब। नेक्स्ट है आपका हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन शब्द का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो अमेरिकी वैज्ञानिक थे विलियम्स गॉड, इनको आपको ध्यान रखें, विलियम्स गॉड जो आपके हैं इनको हरित क्रांति बर्ड इन्होंने दिया था, ठीक है ना। बर्ड की बात रखें तो विलियम्स गॉड ने बर्ड दिया था। और हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो ये यहाँ पर ध्यान रखना, हरित क्रांति का जनक विश्व में नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, NE बोरलॉग जो है आपके, NE बोरलॉग को आपका हरित क्रांति का पिता कहा जाता है। और एक बात बताऊं, ये विश्व के पिता हैं, जबकि इंडिया की पूछा जाए कि हरित क्रांति के भारतीय जनक कौन हैं, तो भारतीय जनक हैं MS स्वामीनाथन। कौन है आपके? MS स्वामीनाथन को आपको पिता कहा जाता है भारत की हरित क्रांति के, याद रखेंगे आप लोग। आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है बच्चों आपका वर्षा जल के संग्रहण तथा पेयजल समस्या के निवारण के लिए महत्वाकांक्षी योजना, जिसका शुभारंभ प्रधानमंत्री ने 27 जनवरी 2003 को किया था, वह कौन सी योजना थी? वो आपकी हरियाली परियोजना थी। कौन सी थी? हरियाली परियोजना। इसमें एक प्रश्न आपका रह गए, तो मरुभूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1970-78 में किया गया। और समय के तो बंजर भूमि विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया? तो 1989-90 में इनको भी आपका स्टार्ट किया। ये भी थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में प्रारंभ किया गया, जिसके कितने घटक थे? 6 घटक थे। कौन कौन से थे? सिंचाई, सड़क, आवास, जलपूर्ति और विद्युतीकरण और दूरसंचार। ये आपके भारत निर्माण कार्यक्रम 2005 में जब स्टार्ट किया गया था तो उसकी ये घटक 6 थे, इन पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया था। विभेदीकृत ब्याज योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? समाज के कमजोर वर्ग के लिए एक रियायती ऋण प्रदान करना। नेक्स्ट है बच्चों आपका गरीबी उन्मूलन का नारा सर्वप्रथम छठी पंचवर्षीय योजना में किसके द्वारा दिया गया? तो गरीबी उन्मूलन का जो नारा था सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया? बताइए आप लोग, ध्यान रखना, ये आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी के द्वारा ये दिया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान अनुसंधान केंद्र स्थित है आपका कहाँ पर? बताइए, सब जानते हैं, अभी बताया, जबलपुर में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई? तो भारत में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी वो पंतनगर उत्तराखंड में सन 1960 में की थी। कब की थी? 1960 में, ये आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर राजस्थान में स्थित है। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बच्चों केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय आज की डेट में हमारे देश में 3 हैं। एक तो मणिपुर इम्फाल में है, ये आपका कहाँ पर है? मणिपुर इम्फाल में। और दूसरा आपका कहाँ पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? झांसी उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। आगे अगर हम बात करें बच्चों, भारतीय किसान यूनियन की स्थापना कब की गई? तो भारतीय किसान जो यूनियन है उसकी स्थापना 1985 में की गई थी। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है वो भारतीय किसान यूनियन के जो नेता हैं वो ही इसको चला रहे हैं, जब इसकी स्थापना 1985 में कर दी गई थी। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट कहाँ स्थित है? ध्यान रखें, नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट हैदराबाद में स्थित है। कौन सी फसल दलहन, चारा और हरी खाद के रूप में प्रयुक्त होती है? तो ध्यान रखना, आपकी दलहन में लोबिया और मूंग और अरहर, ये तीनों फसलें ऐसी हैं, मोस्टली लोबिया और मूंग भी इनका आंसर सही होता है। ये दलहन में भी काम आती हैं, चारे की भी काम आती हैं, और हरी खाद, आप लोग हरी खाद जानते होंगे कि दलहनी फसलों को खेत में जोत दिया जाता है, ठीक है ना, तो वो आपकी क्या है? ये तीनों काम आती हैं, याद रखें आप लोग। प्रमुखता वर्षा आधारित फसल मूंगफली, तिल, बाजरा शुष्क क्षेत्र में की जाने वाली फसलें जिनकी सिंचाई पूर्णतः बरसात पर डिपेंड करती है, और ये सभी खरीफ की फसलें हैं, ठीक है।
किस फसल की खेती पूरे वर्ष की जा सकती है? तो बच्चों कल भी बताया था, मक्का और एक और सूरजमुखी है, और तीसरी आपकी कौन सी है, ध्यान रखना, मूंग। ये तीनों फसलें ऐसी है जिनकी हम लोग क्या करते हैं, वर्ष भर फसल यानी तीनों सीजन में इनकी खेती कर सकते हैं। भारत के काला सोना के रूप में जाना जाता है, तो काला सोना कहा जाता है काली मिर्च को। सब जानते हैं जो काली मिर्च है एक मसाले वाली फसल है, और इसको काले सोने यानी ब्लैक गोल्ड के नाम से इसको जाना जाता है। विभिन्न प्रकार के रेशम और उत्पादक राज्य, तो ध्यान रखें इसको, इरी रेशम जो है इसको उत्पादक करता है कौन, असम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। विभिन्न प्रकार के रेशम उत्पादक राज्य इरी रेशम जो को असम में उगाया जाता है, उगाने का मतलब है। और मूंगा रेशम असम, विश्व में सर्वप्रथम भारत में स्थान आता है। मूंगा रेशम सबसे ज़्यादा विश्व में हम लोग करते हैं। शहतूत रेशम कर्नाटक और टसर रेशम झारखंड। स्टेट जरूर याद रखें कौन सा रेशम कहाँ पर उत्पादन किया जाता है। भारत के किस राज्य में कहवा, रबर और तंबाकू की खेती की जाती है? तो याद रखें कहवा को बोलते हैं चाय। कहवा को क्या बोला जाता है, चाय। तो चाय और रबर और तंबाकू की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है, कर्नाटक राज्य में। वैसे तंबाकू की जो खेती होती है ये आंध्र प्रदेश राज्य में सबसे ज़्यादा होती है, ध्यान रखें। और जो आपकी चाय की खेती होती है, चाय असम में होती है, जबकि रबर की खेती होती है और तंबाकू की खेती आपकी कर्नाटक, तंबाकू की आंध्र प्रदेश में, रबर की कर्नाटक में। और कॉफ़ी अगर आपसे पूछे तो कॉफ़ी की खेती सबसे ज़्यादा कर्नाटक राज्य में की जाती है। जिप्सम की अधिक मात्रा आवश्यक होती है मूंगफली की फसल के लिए। बच्चों जिप्सम जो होता है इसमें सल्फर पाया जाता है, और मैंने अभी बताया कि तेल वाली फसल के लिए सल्फर अति आवश्यक होता है। 250 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपकी ये सल्फर डाली जाती है मूंगफली की फसल में। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है? शुष्क यानी सूखी भूमि के लिए सर्वाधिक जो उचित फसल है वो है मूंगफली। वैसे एक बाजरा होती है, यह ध्यान रखें, बाजरा को हम लोग सबसे अच्छे उगा सकते हैं। किसको? बाजरा को। शक्करनगर चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र जो स्थित है, कहाँ पर है आपका शक्करनगर चीनी का प्रमुख उत्पादक केंद्र? आंध्र प्रदेश में स्थित है। और सबसे ज़्यादा अगर बात करें चीनी का उत्पादन कहाँ पर होता है, तो याद रखें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य में। किस राज्य को शक्कर का कटोरा कहा जाता है? ध्यान रखें उत्तर प्रदेश को शक्कर का कटोरी या कटोरा कहा जाता है। कौन सी फसल जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो मूंग और उड़द, इन दोनों को सिंचित क्षेत्र में उगाया जाता है। बाद में चावल के कटोरे के रूप में अभिभेद क्षेत्र का नाम क्या है? कृष्णा गोदावरी डेल्टा। कृष्णा और गोदावरी का जो क्षेत्र है वहां पर सबसे ज्यादा चावल को उगाया जाता है, इसलिए उसको चावल का कटोरा उस क्षेत्र को कहा जाता है। वैसे छत्तीसगढ़ राज्य है उसको चावल का कटोरा कहते हैं, ध्यान रखें आप लोग। चावल की विभिन्न किस्मों की बात करते हैं हम लोग। चावल की किस्में हैं, उनको 3 तरीके से उगाया जाता है। देखिए आप लोग, अमन को जो उगाया जाता है वो जुलाई से दिसंबर में उगाया जाता है, जाड़े की फसल है ये। और आपका जो अस है, अस राइस को हम लोग मई से सितंबर ग्रीष्मकालीन है, और बोरो राइस इसको नवंबर से मार्च तक उगाया जाता है, इसको शरद की फसल कहा जाता है। बुवाई का समय और इनकी कटाई का समय दोनों दे रखा है, ये ध्यान रखें आप। मैक्रोनी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों में उत्पादित होता है? तो असंचित परिस्थितियों में। जहां पर असंचित परिस्थिति होती है वहां पर गेहूं, हम मैक्रोनी गेहूं को उगा सकते हैं। 3 तरह का गेहूं होता है, मैंने आपको बताया, टेट्रिकम एस्टिबम आपका खाने वाला गेहूं होता है, ब्रेड गेहूं कहते हैं आपका, दूसरा आपका ड्यूरम गेहूं होता है, और तीसरा आपका मैक्रोनी गेहूं होता है। सबसे ज़्यादा टेट्रिकम एस्टिबम को उगाया जाता है, टेट्रिकम ड्यूरम और टेट्रिकम आपका डाइकोकम। तो मैक्रोनी गेहूं जो होता है वो टेट्रिकम आपका डाइकोकम होता है, जो कि असंचित क्षेत्रों में हो जाता है। चंद्रा और कौशल किस फसल की प्रजाति है? चंद्रा कौशल मूंगफली की महत्वपूर्ण प्रजाति है। आलू के चिप्स उत्पादन के लिए सबसे अच्छी प्रजाति कौन सी है? तो वो है कुपरी चिप्सोना 2। कौन सी है? कुपरी चिप्सोना 2। इससे सबसे अच्छे आलू के चिप्स बनाए जाते हैं। मटर की बिना पत्ती या पत्ती विहीन प्रजाति कौन सी? वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, वो है आपकी अर्पणा। कौन सी है आपकी? अर्पणा जो वैरायटी है इसमें पत्ती नहीं पाई जाती हैं। क्या नहीं पाई जाती? पत्तियां। हम भारत में कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियों की बात करें तो भूरी क्रांति, जिसको ब्राउन रेवोल्यूशन बोलते हैं, किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। हरित क्रांति जो है आपकी ये खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति बागवानी, फलोद्यान। बादामी क्रांति आपकी मसालों उत्पादन एवं निर्यात से संबंधित है। गोल क्रांति आलू उत्पादन से, और श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से। और रजत क्रांति जो है आपकी किससे संबंधित है? अंडा मुर्गी उत्पादन। एवं नीली क्रांति मछली उत्पादन से संबंधित है। ध्यान रखना ये सभी क्रांतियां ये पहले पढ़ा चुका हूं, सब लोग जानते हो, इसलिए मैंने आपको इनको जल्दी से बता दिया है। बढ़ते हैं और बाकी और प्रश्नों की ओर। और क्रांति हम लोग देख लेते हैं कि गुलाबी क्रांति है, ये आपका झींगा उत्पादन से संबंधित है। ये प्याज उत्पादन से भी संबंधित है, ये भी आप थोड़ा सा याद रखेंगे। किससे?
प्याज उत्पादन से भी आपकी गुलाबी क्रांति संबंधित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से संबंधित है, जबकि जो ब्लैक क्रांति है ये वैकल्पिक ऊर्जा और एथेनॉल उत्पादन से संबंधित है। इंद्रधनुष क्रांति बोलते हैं तो कृषि क्षेत्र की विभिन्न क्रांतियों को एक साथ लेकर चलना, वो आपकी इंद्रधनुष क्रांति के अंतर्गत आता है। बात करते हैं भारत में प्रमुख कृषि अनुसंधान केंद्रों की, तो अनुसंधान संस्थान है वो देखते चलिए। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी IARI कहाँ पर स्थित है? नई दिल्ली में। इंडियन ग्रासलैंड एंड फोडर रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? तो ये आपका झांसी में स्थित है। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट ये भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च ये कहाँ पर है आपका? हैसरगट्टा बेंगलोर कर्नाटक में ये स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर रिसर्च ये कानपुर में स्थित है। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में स्थित है। शुगर कैन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कोयम्बटूर तमिलनाडु में स्थित है। और आपके बाकी और अनुसंधान की बात करते हैं, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट ये जोधपुर राजस्थान में स्थित है। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक में स्थित है। और सेंट्रल ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एरोमेटिक प्लांट लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला में स्थित है। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक उड़ीसा में स्थित है। सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित है। और सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में स्थित है। बच्चों इसकी हिंदी में अगर बात करें तो सेंट्रल पोटैटो आलू अनुसंधान केंद्र शिमला में है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में। और आपका सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट लवणता अनुसंधान केंद्र आपका करनाल हरियाणा में है। और आपका जो टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट है यानी तंबाकू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? राजमुंदरी आंध्र प्रदेश में। विभिन्न कृषि उत्पाद बोर्ड की बात करें तो कॉफी बोर्ड का मुख्यालय बेंगलोर में है बच्चों, कहाँ पर है? बेंगलोर में। रबड़ बोर्ड का मुख्यालय कोट्याम ये केरल में 1947 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बच्चों ये थे सभी आपके वह प्रश्न जो आपके एग्जाम में अक्सर बनते हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए आप इनको सभी को याद रखेंगे। अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर किसी भी प्रश्न का आंसर पूछ सकते हैं। बच्चों अगर आप हमारे छात्र हैं, हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर आपको पता ही है, हमें आप व्हाट्सअप करके जुड़ सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर आपको पता है 72240026 और 28, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर, और आपका कॉल भी इस पर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो को अंत तक जरूर देखें आप लोग। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।